तो दोस्तों अभी आपको पता ही होगा मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है और कंटिन्यूअसली करेक्ट हो रहा है। और मार्केट कंटिन्यूअसली गिरने के दो मेजर रीजन है। पहला मेजर रीजन है रशिया और यूक्रेन का वॉर, और दूसरा रीजन जो कि कुछ टाइम से चल रहा है और वो है इन्फ्लेशन का रीजन, जहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक होने की संभावना है, जिसकी वजह से मार्केट भी कुछ टाइम से इस रीजन पे रिएक्ट कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स जब भी फॉलिंग मार्केट का कंडीशन आता है या मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड शुरू होता है तो उस टाइम कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे मार्केट में रहना ही नहीं है, तो वो पूरा स्टॉक्स बेच के मार्केट से निकल जाते हैं, जो यूजुअली शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। और वही है जो लॉन्ग टर्म और वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए ऐसे जो फॉलिंग मार्केट होता है वो अच्छे स्टॉक्स को या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को एक्यूमुलेट करने का मौका होता है। और इसी रीजन की वजह से बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स और बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपने कैश को सुरक्षित रखते हैं और ऐसे मौकों पे उस कैश को वो मार्केट में डिप्लॉय करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो मेथड है या ये जो तरीका है, इसको बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और वैल्यू इन्वेस्टर्स डिप्लॉय करते हैं अपने बाइंग प्राइस को एवरेज करने के लिए। लेकिन ऐसे जो फॉलिंग मार्केट्स होते हैं वहां पर कुछ ऐसे मौके भी होते हैं जहां पर सेफ तरीके से श्योर शॉर्ट प्रॉफिट्स भी कमाया जा सकता है। तो अभी हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ऐसे जो फॉलिंग मार्केट होता है उसमें ऐसे श्योर शॉर्ट प्रॉफिट कमाने के मौके कैसे ढूंढा जाए। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जब भी मार्केट गिरता है तो मार्केट के गिरने के कुछ रीजंस होते हैं। जैसे कि अभी हमारा मार्केट क्यों गिर रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है और कुछ टाइम से इन्फ्लेशन का रिस्क है। तो अभी ये जो रिस्क होते हैं जो मार्केट को थ्रेटन करते हैं और मार्केट को गिराते हैं, वो रीजन कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स या कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। और ऐसे वक्त पे हमें ऐसे ही जो इंपैक्ट पॉइंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है। तो उसके बाद हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस इंपैक्ट जोन में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं और कौन कौन से कंपनीज आते हैं। तो अभी इस इंपैक्ट जोन में बहुत सारे कंपनीज आएंगे और बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ ऐसे ही कंपनीज पिक करना है जो कि ग्रेट कंपनीज है। और यहाँ पर हमें सिर्फ ग्रेट कंपनीज ही क्यों पिक करना है, क्योंकि जब भी ऐसे बड़े इंपैक्ट होते हैं तो छोटे कंपनीज या जो रेगुलर कंपनीज होती है या जो एवरेज कंपनीज होती है उनको रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये जो ग्रेट कंपनीज होती है वो ग्रेट इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास इंपैक्ट झेलने का कैपेसिटी होता है और इंपैक्ट झेलने के बाद बहुत जल्द नॉर्मल होने की कैपेसिटी भी होती है। यानी आप ऐसे मान सकते हैं कि ये जो कंपनीज होती है इनका क्रेडिबिलिटी इतना ज्यादा होता है कि इनका स्टॉक अगर इंपैक्ट की वजह से गिरता है, ये शॉर्ट टर्म में या एक साल के बाद रिकवर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रखता है। एंड फॉर दैट रीजन ये जो इंपैक्ट जोन होता है, अगर वहां से हम ग्रेट कंपनीज को पिक करेंगे तो वो मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में आसान और सेफ प्रॉफिट्स कमाने का मौका हो सकता है। क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है स्टॉक मार्केट में हमेशा लोग ये बोलते हैं कि आपको ज्यादा रिस्क लेना है ताकि आप ज्यादा रिवॉर्ड कमा पाओ, लेकिन वही अगर आप सीजन्ड और सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की बात सुनेंगे तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि आपको ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डालना है जहां पर रिस्क बहुत कम हो लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो। और इसीलिए एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर आपको टाइम टू टाइम मार्केट में ऐसे अपॉर्चुनिटी स्पॉट करना है जहां पर लॉस होने के चांसेस या रिस्क बहुत कम है, लेकिन प्रॉफिट्स कमाने के चांसेस या रिवॉर्ड अर्न करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में ऐसे थरो माइंडसेट के साथ चलेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में पैसे भी कमाएंगे और पैसे कमाने के साथ साथ जो कमाया हुआ पैसा है उसको बेटर री इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के साथ साथ आप उसको प्रोटेक्ट भी कर पाओगे। एंड बाय चांस अगर आप वॉरेन बफेट के फैन हैं और वॉरेन बफेट्स के बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो आप ऑलरेडी ये जानते होंगे कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो वॉरेन बफेट के कोर इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स में से एक है। एंड बाय चांस अगर आप वॉरेन बफेट के और भी कुछ इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में या वॉरेन बफेट ने जो कोट्स बताया है उसके बारे में जानते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल से डिस्कस किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने 6 ऐसे स्टॉक्स पिक किया है जो अभी करंटली मार्केट में जो इंपैक्ट जोन है उसमें आते हैं, जो हेवीली इंपैक्टेड है, और उसके साथ साथ ये सारे ग्रेट कंपनीज भी हैं। लेकिन इन 6 कंपनीज के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको फॉलिंग मार्केट के रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस देना चाहता हूं। तो सबसे पहला प्रिकॉशन है, फॉलिंग मार्केट में कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। यानी मार्केट यहां पर बॉटम आउट हो जाएगा, यहां से बाउंस बैक करेगा, ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि फॉलिंग मार्केट में बॉटम कहां होता है वो कोई भी नहीं जानता है। और दूसरी बात, ऐसे फॉलिंग मार्केट में मार्केट कितना गिरेगा या कब तक गिरेगा ये कोई भी नहीं बता सकता है। एंड फॉर दैट रीजन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपके इन्वेस्ट करने के बाद हो सकता है मार्केट और भी ज्यादा गिरे, और अगर ऐसा होता है तो आपके पास कैश होना चाहिए ऐसे मार्केट्स में एवरेज आउट करने के लिए। और तीसरा पॉइंट, शॉर्ट टर्म में जिन पैसों की जरूरत आपको पड़ सकती है उन पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मार्केट बाउंस बैक होगा लेकिन कब होगा ये कोई नहीं बता सकता है। और अगर मार्केट बाउंस बैक होने में थोड़ा देर होता है और ऐसे सिचुएशन में जो शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स के लिए जो पैसे चाहिए अगर आपने उसको मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है तो ऐसे सिचुएशन में आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है मार्केट से फोर्सफुली लॉस में एग्जिट होने के लिए। और इसीलिए शॉर्ट टर्म कमिटमेंट्स के लिए जो पैसे चाहिए होता है उसको अर्जेंट फंड्स के अंडर सेव करके रखिए। तो
तो ये थे फॉलिंग मार्केट्स के रिलेटेड प्रिकॉशंस, और उसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां पर हम स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेली और रेगुलर अपडेट्स पोस्ट करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपके सामने ऐसे क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए हमारी टीम बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है, और उसके बदले में हम सिर्फ आपसे वीडियो को लाइक करने की विनती करते हैं। और इसीलिए जो हम काम कर रहे हैं, अगर आपको वो काम पसंद आ रहा है तो ये जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन है इसको प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और अभी हमारा जो फॉलिंग मार्केट कंडीशन है उसके इंपैक्ट पॉइंट क्या है सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारा जो करंट फॉलिंग मार्केट है उसमें एक सबसे बड़ा इंपैक्ट पॉइंट है क्रूड ऑयल प्राइसेस। यानी ये जो कच्चा तेल होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, उसका प्राइस दिन ब दिन इंक्रीज ही होता जा रहा है, क्योंकि दुनिया का जो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो रशिया है। और अभी रशिया ने जो वॉर सिचुएशन क्रिएट किया है उसकी वजह से ये जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो 11 साल के जो हाई प्राइस है वहां पर पहुंच गए हैं, और अभी ये वॉर खत्म नहीं हुआ है, एंड दिस वॉर कैन बी प्रोलॉन्गिंग, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस और भी ऊपर जा सकते हैं। तो अभी हमारा जो इंपैक्ट जोन है वो तो क्लियर हो गया, वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो अभी हमें कुछ ऐसे कंपनीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो इस राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट ले रहे हैं। तो अभी इस इंपैक्ट जोन में आने वाले सबसे पहले ग्रेट कंपनी का नाम है पेडिलाइट इंडस्ट्रीज। और पेडिलाइट इंडस्ट्रीज ऑलरेडी अपने रीसेंट हाई प्राइस के कंपैरिजन में ऑलरेडी मोर देन 16% करेक्ट हो चुका है। और ये कंपनी ग्रेट क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से दीवार पिक्चर में बच्चन साहब के पास माँ थी, वैसे ही पेडिलाइट इंडस्ट्रीज के पास फेविकॉल है। और अभी फेविकॉल के साथ साथ उन्होंने कुछ पैरेलल मोनोपोली ब्रांड्स भी क्रिएट किया है, जैसे कि एमसील, फेविक्विक, फेविस्टिक, रॉफ, डॉक्टर फिक्सिट, मोटोमैक्स, हॉबी आइडियाज, एडरलाइट और फेविक्राइल। और उसके साथ साथ ये कंपनी ग्रेट इसीलिए भी है क्योंकि एडेसिव बिजनेस में ये कंपनी 70% का मार्केट शेयर कंट्रोल करता है। और इस कंपनी के फंडामेंटल्स अनडाउटेडली स्ट्रांग है, और इसने कंसिस्टेंटली सालों तक इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी डिलीवर किया है। तो अभी पेडिलाइट इंडस्ट्रीज ये जो इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस है उसकी वजह से कैसे इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि पेडिलाइट इंडस्ट्री में जो की रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसका नाम है विनाइल एसीटेट मोनोमर, जिसको VAM बुलाया जाता है। और ये जो विनाइल एसीटेट मोनोमर है वो क्रूड ऑयल का एक डेरिवेटिव है, जिसकी वजह से अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो ये जो विनाइल एसीटेट मोनोमर है उसका प्राइस भी बढ़ेगा। और अभी पेडिलाइट इंडस्ट्रीज के केस में ये जो विनाइल एसीटेट मोनोमर है वो 35 to 40% ऑफ द टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसको कंज्यूम करता है। यानी यहाँ पर अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा तो पेडिलाइट इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा। एंड फॉर दैट रीजन अभी पेडिलाइट इंडस्ट्रीज के ऊपर मार्जिन हैम्पर रिस्क आ गया है, यानी पेडिलाइट इंडस्ट्रीज का जो मार्जिन है वो कम हो सकता है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में हैवी सेलिंग हो सकता है। और उसके साथ साथ आने वाले टाइम में इसका प्राइस और भी ज्यादा कम हो सकता है, और ये और भी लोअर प्राइसेस पे या लोअर वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो सकता है। तो ये है हमारे इंपैक्ट जोन में सबसे पहला ग्रेट कंपनी। और इसके बाद दूसरा ग्रेट कंपनी है एशियन पेंट्स। और एशियन पेंट्स अपने रीसेंट हाई प्राइस के कंपैरिजन में मोर देन 21% करेक्ट हो चुका है। और ये कंपनी एक ग्रेट कंपनी क्यों है? क्योंकि ये एशिया का थर्ड लार्जेस्ट पेंट कंपनी है और दुनिया का 9th लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी है। और इंडियन पेंट इंडस्ट्री में ये मोर देन 50% का मार्केट शेयर एंजॉय करता है। और इसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है उसके पास मात्र 16% ऑफ द मार्केट शेयर है। और बाकी का जो मार्केट है, ये जो छोटे छोटे प्लेयर्स होते हैं उनमें ये मार्केट शेयर बटा हुआ है। यानी 50 ईयर्स यानी 50 साल होने के बाद भी एशियन पेंट्स जो है वो अभी भी मार्केट लीडर है। और एशियन पेंट्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रखता है अपने फंडामेंटल ग्रोथ का, और उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स को एक्सेलेंट रिटर्न्स डिलीवर करने का। और अभी भी ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैक पे है, और अभी भी ये कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाता है। और अभी एशियन पेंट्स राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से क्यों इंपैक्टेड है? क्योंकि एशियन पेंट्स का जो 50% कॉस्ट है वो क्रूड ऑयल और उसके जो डेरिवेटिव्स है उसके ऊपर ही स्पेंडिंग करता है। और ये सिर्फ एशियन पेंट्स की बात ही नहीं है, बल्कि ये जो जनरल पेंट कंपनीज होती है वो सारे क्रूड ऑयल प्राइसेस से इंपैक्ट होते हैं। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होते हैं तो ये पेंट कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो ये पेंट कंपनीज के लिए नेगेटिव है। और इसी डिपेंडेंसी को हटाने के लिए लास्ट 2 इयर्स में एशियन पेंट्स ने जो वाटर बेस्ड पेंट्स होती है उनके कैटेगरी में अपना जो एक्सपोजर है उसको इंक्रीज किया है। लेकिन अभी भी ये जो वाटर बेस्ड पेंट्स है उनका एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं है कि वो एशियन पेंट्स को ये जो क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से मार्जिन हैम्पर होने वाला है उससे बचा सके। तो अभी एशियन पेंट्स में भी मार्जिन रिस्क है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में सेलिंग हो सकता है, और आने वाले टाइम में इस स्टॉक का जो प्राइस है वो और भी गिर सकता है, और ये और भी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो सकता है। और अभी एशियन पेंट्स के बाद हमारा तीसरा कंपनी है बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो कि इंडिया में एशियन पेंट्स के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है।
और इस कंपनी का डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस है और ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स को भी इसने कंसिस्टेंटली रिटर्न से डिलीवर करके दिया है। और अभी क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से जिस तरीके का इंपैक्ट एशियन पेंट्स में हुआ है उसी तरीके का सेम इंपैक्ट बर्जर पेंट्स में भी हुआ है, जिसकी वजह से अभी इस शेयर में मोर देन 25% का करेक्शन हो चुका है। और एशियन पेंट्स की तरह यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म में सेलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा सस्ते प्राइस पे अवेलेबल हो सकता है। और अभी बर्जर पेंट्स के बाद हमारा नेक्स्ट कंपनी है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद भी ये कंपनी अपने सेगमेंट में या अपने कैटेगरी में मार्केट लीडर है, क्योंकि ये कंपनी पीवीसी पाइप्स और फिटिंग्स में इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और पीवीसी रेजन कैटेगरी में ये सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और इस कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इंडिया में ये अकेला लार्ज वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर है जो अपने पीवीसी रेजन की एंटायर रिक्वायरमेंट को प्रोड्यूस करता है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स ये अपने खुद के पीवीसी पाइप्स और फिटिंग प्रोडक्शन में इस्तेमाल करता है। और अभी ये जो पीवीसी है, जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड बुलाया जाता है, वो क्लोरीन और इथिलीन के रिएक्शन से बनता है। और यहाँ पर ये जो इथिलीन है वो क्रूड ऑयल का एक डेरिवेटिव है, यानी यहाँ पर अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इथिलीन का प्राइस भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से अभी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज भी क्रूड ऑयल के राइजिंग प्राइसेस से हेवीली इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो इंक्रीज होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया था, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसीलिए जब भी मार्केट में करेक्शन होते हैं तो लार्ज कैप में छोटे करेक्शन होते हैं और स्मॉल कैप में बड़े करेक्शन होते हैं। एंड फॉर दैट रीजन अभी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अपने रीसेंट हाई प्राइस के कंपैरिजन में मोर देन 38% करेक्ट हो चुका है और शॉर्ट टर्म में और ज्यादा सेलिंग होने की पॉसिबिलिटी की वजह से इसका शेयर प्राइस और भी गिर सकता है और ये और भी सस्ते प्राइस पे या वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो सकता है। तो अभी ऑयल प्राइस इंपैक्ट के बाद बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट का, क्योंकि जब भी वॉर होता है तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट फाइनेंशियल सेक्टर पे भी पड़ता है और ऐसे जो वॉर टाइम्स होता है उस टाइम फाइनेंशियल सेक्टर जो होता है वो थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो अभी फाइनेंशियल सेक्टर कैटेगरी में हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में, क्योंकि बजाज फाइनेंस इंडिया के वन ऑफ दी बेस्ट एनबीएफसी के कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये कंपनी फास्ट ग्रोइंग होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कैटेगरी यानी एनबीएफसी कैटेगरी में जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती है वो जनरली ज्यादा एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैरी करते हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में बजाज फाइनेंस फास्ट ग्रोइंग होने के साथ साथ इंडिया में लोएस्ट एनपीए कैरी करने वाला एनबीएफसी है। और अभी बजाज फाइनेंस में मोर देन 17% का करेक्शन हो चुका है और अगर यूक्रेन और रशिया का वॉर और ज्यादा एस्केलेट होता है तो फाइनेंशियल सेक्टर में और भी ज्यादा वॉलेटिलिटी आ सकता है और बजाज फाइनेंस जैसे क्वालिटी शेयर्स और भी ज्यादा नीचे प्राइस पे अवेलेबल हो सकते हैं। और अभी बजाज फाइनेंस के बाद हमारा नेक्स्ट कंपनी एक आईटी कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस, जो रिसेंट टाइम में मोर देन 13 to 14% करेक्ट हो चुका है। और अभी इन्फोसिस में करेक्शन यूक्रेन और रशिया के वॉर के वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि यूएस मार्केट में जो बढ़ता इन्फ्लेशन है उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि जब भी यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो वो लोगों का जो परचेजिंग पावर होता है उसको इरोड कर देता है, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर यूएसए का जो रिटेल चेन है वॉलमार्ट, अगर वो इन्फोसिस का कस्टमर है और वो इन्फोसिस के ईआरपी यूज करता है या आईटी सपोर्ट यूज करता है, तो ऐसे केस में अगर वॉलमार्ट का बिजनेस कम होता है या वॉलमार्ट का बिजनेस नहीं बढ़ता है तो वो आईटी के ऊपर भी उतना ज्यादा स्पेंडिंग नहीं करेगा, जिसकी वजह से इन्फोसिस जो भी नए अपग्रेड्स ऑफर करेगा या जो भी नए सर्विसेज या प्रोडक्ट्स ऑफर करेगा उसके लिए वॉलमार्ट ना बोल देगा। तो इस तरीके से यूएस मार्केट का इन्फ्लेशन इंडियन आईटी कंपनीज को इंपैक्ट करता है, क्योंकि इंडिया के जो मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स है वो यूएस मार्केट से ही है। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है ये प्रोलॉन्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि यूएसए भी जानता है कि दे कांट लीव द इन्फ्लेशन प्रॉब्लम अनचेक्ड और इसी रीजन की वजह से अभी यूएस का फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट हाइक करने की बात कर रहा है। यानी अभी ये टेम्पररी सिचुएशन है और जब ये टेम्पररी सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा देन इन्फोसिस शुड आल्सो बाउंस बैक। तो ये थे अभी करंट सिचुएशन के इंपैक्ट जोन में आने वाले 6 ग्रेट स्टॉक्स। लेकिन इन स्टॉक्स के अलावा कुछ ऐसे सेक्टर भी है जो क्रूड ऑयल प्राइसेस से हेवीली इंपैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में पेट कोक को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है और ये जो पेट कोक है उसका प्राइस क्रूड ऑयल के अकॉर्डिंग ही मूव होता है। यानी ये जो सीमेंट स्टॉक्स है जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट है, श्री सीमेंट है, एसीसी, जेके सीमेंट, मंगलूर सीमेंट्स, ऐसे जो सीमेंट स्टॉक्स है वो भी सीधा फायरिंग लाइन में आ सकते हैं और उनके शेयर प्राइस भी सीवियरली इंपैक्ट हो सकता है। और उसके साथ साथ एक और बड़ी इंडस्ट्री जो क्रूड ऑयल प्राइसेस से इंपैक्ट हो सकता है वो है टायर इंडस्ट्री, जहां पर एमआरएफ, सीएट, जेके टायर्स और अपोलो टायर्स जैसे कंपनीज हैं। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसा सेक्टर है या कोई ऐसा कंपनी है जो राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से पॉजिटिवली और नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें।